हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट करते हैं। उसमें हम रोज एक क्लास आपके सामने लाते हैं। उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। तो आज की उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है, इसको करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी कीजिए और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर ये क्वेश्चन लाए गए हैं। इसमें करंट अफेयर्स के भी है, जीके भी है और जीएस भी है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इनमें से कौन सा नृत्य है? कौन सा है? डांडिया रास, थिरियटम, पटयनी और मटकी नृत्य। तो कौन सा नृत्य है जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? ये है मटकी नृत्य। कौन सा है? मटकी नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ये ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा है? मटकी नृत्य है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश के और कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने इंपोर्टेंट लिए हैं, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, ज्वारा नृत्य है, मटकी नृत्य है, आड़ा नृत्य है, खड़ा नृत्य है, ग्रीडा नृत्य है, सेलारकी नृत्य है, सारे इंपोर्टेंट है। सेलाब सेलाब दोनी नृत्य है, मांच नृत्य है, चटकोरा नृत्य है, रीना नृत्य, बिमला नृत्य और भगोरिया नृत्य इंपोर्टेंट है। भगोरिया नृत्य, चटकोरा नृत्य, जवारा नृत्य, मटकी नृत्य, सारे ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है। इन्हीं से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे ही हम हर क्लास में एक एक राज्यों से उनके लोक नृत्य, कभी लोक उत्सव, ऐसे करके आपके सामने लाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम तक सारे राज्यों के लोक नृत्य, लोक उत्सव, मेले, त्योहार सारे कवर हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी है। क्लासों से या सीरीज से बने रहिए, आपके एग्जाम तक सब आपको तैयार करवा दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? तो इनमें से ये खिलाड़ी है और ये इनका जन्म स्थल राज्य है, या बताइए इनमें से कौन सा ऐसा मिलान है जो गलत है? कौन सा है? कौन सा राज्य है वो किस खिलाड़ी के जन्म से संबंधित है? तो ऑप्शन एक देखिए, सानिया मिर्जा है, कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। अंजुम चोपड़ा है, नई दिल्ली की है। मिताली राज है, ये कहाँ की है? तमिलनाडु। ये रोंग है, तो ये कहाँ की है? जोधपुर, राजस्थान से संबंधित है। साइना नेहवाल है, ये हरियाणा की है। तो कौन सा गलत है? तीसरा इसमें गलत है। मिताली राज है, ये कहाँ से संबंध रखती है? ये राजस्थान की जोधपुर से संबंधित है। मिताली राज है, एक क्रिकेटर है। कौन है? एक क्रिकेटर है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी है, कौन से खेल से संबंधित है। तो यहाँ इनका खेल भी दिया जा सकता था, तो आपको इनके खेल भी याद रखने हैं। तो मिताली राज है, एक क्रिकेटर है जो कि जोधपुर, राजस्थान से संबंधित है। और सानिया मिर्जा है, ये क्या है? भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। कौन है ये? टेनिस की एक खिलाड़ी है सानिया मिर्जा। और कहाँ की है? ये महाराष्ट्र से इनका संबंध है। इसके अलावा देखिए, अंजुम चोपड़ा है, ये कौन है? ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। और ये कहाँ से संबंध रखती है? ये नई दिल्ली की है। कहाँ की है अंजुम चोपड़ा? नई दिल्ली की है। और ये एक भारतीय क्रिकेटर है। कौन है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। साइना नेहवाल है, ये कौन है? साइना नेहवाल है, ये एक बैडमिंटन की खिलाड़ी है। कौन है साइना नेहवाल? बैडमिंटन की खिलाड़ी है। और कहाँ से संबंध रखती है? ये हरियाणा से है। कहाँ से बिलोंग करती है? ये हरियाणा से बिलोंग करती है। तो आपको इनका खेल और इनका राज्य याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, ये सारे इंपोर्टेंट है दोस्तों। पेपर और पेन आप साथ में रखिए, जो इंपोर्टेंट पॉइंट लगते हैं उनको लिख लीजिए। ये आपको बार बार नहीं बताया जाएगा, तो देख लीजिए, जहां भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है आप उनको नोट्स बना के लिख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में इनको रिवाइज करने में आपको दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे खिलाड़ी लेके आएंगे, तो ऐसे करके सारे खिलाड़ी आपको याद हो जाएंगे। तो देख लीजिए एक बार, मिताली राज है, क्रिकेटर है, जोधपुर राजस्थान से इनका संबंध है।
सानिया मिर्जा है भारतीय टेनिस खिलाड़ी है और महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती है। अंजुम चोपड़ा है, ये क्रिकेटर है और कहाँ की है, नई दिल्ली की है। साइना नेहवाल है बैडमिंटन की खिलाड़ी है और ये हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्या दे रखा है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। तो जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत कौन सी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है एक देश एक आय, दूसरा ऑप्शन है एक देश एक कर की प्रणाली और तीसरा है एक व्यक्ति एक कर और एक व्यक्ति एक दर। तो इनमें से कौन सी प्रणाली की शुरुआत की गई थी, किसके तहत, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो क्या शुरुआत किया गया था, इसमें कौन सी प्रणाली थी, ये एक देश एक कर, क्या था, एक देश एक कर की प्रणाली को शुरुआत किया गया था। 101वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, ये जीएसटी से संबंधित है। किससे है, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, जिसके तहत एक देश एक कर की प्रणाली लागू की गई थी। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में एक स्थिर कर दर के साथ एक सामान्य बाजार का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए, ये जीएस का क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन में दे रखा है कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाई जैसे क्या उपस्थित होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, देखिए कोशिका द्रव्य में क्या क्या होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाई, इनको क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे देखिए अंग होते हैं, कोष होते हैं, कोशिकांग होते हैं या उत्तक होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाई जैसे कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका की सजीव संरचनाएं होती है। कोशिकांग क्या होती है, कोशिका की सजीव संरचनाएं होती है, जैसे अंतःद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जिकाई, लाइसोसोम, तारकाई और पर ऑक्सीसोम, ये है इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक है। इनमें से कौन से 3 है जो व्यापार के लिए सहायक है और अंततः एक समूह बनाते हैं। 3 एक जैसे हैं और एक समूह बनाते हैं जो व्यापार के लिए सहायक है। वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इस समूह में जो अलग है वह कौन सा है। 3 व्यापार के लिए कौन कौन से सहायक है, तो देखिए एक परिवहन, कृषि, भंडारण और बीमा। तो व्यापार के लिए इनमें से कौन कौन से सहायक है, परिवहन, भंडारण और बीमा, ये व्यापार के लिए सहायक है और एक समूह बनाता है। कृषि है वो इनसे संबंधित नहीं है, कृषि इसमें अलग है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर 2 इसका सही है, कृषि जो है अलग है। देखिए परिवहन, भंडारण, बीमा ये आवश्यक सेवाएं और कार्य है जो व्यवसाय की सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा कौन सी है। बुद्ध पूर्णिमा है वो हिंदू माह में मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा है वह कौन से हिंदू माह में मनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने देखिए, माघ, फाल्गुन, वैशाख और चैत्र। तो इनमें से कौन से महीने में बुद्ध पूर्णिमा है वो मनाई जाती है, कौन सी है, ये कौन सा महीना है जब बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो वैशाख के माह में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था, आपको बुद्ध के बारे में सारे क्वेश्चन याद होनी चाहिए। अगर आपको अभी तक सारा याद नहीं है, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हमने एक अलग से क्लास उस पे गौतम बुद्ध पे बना के अपलोड की हुई है, तो आप वहां से वो क्लास देखिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको देखिए, उसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर करवाए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उस क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप प्ले लिस्ट में, हिस्ट्री की प्ले लिस्ट में जाके सारे हिस्ट्री क्लासें एक बार देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एमसीक्यूज की फॉर्म है, तो आप वहां से अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन अभी तक आते हैं। तो इसका देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म है
वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इनकी जन्मस्थली क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म स्थान है। कौन सा है? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इसलिए इनके जन्म दिवस को या जयंती को पूर्णिमा के दिन है। कौन सी? ये बुद्ध पूर्णिमा या वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख के रूप में मनाया जाता है। किसको? इनके जन्म दिवस को, जो पूर्णिमा को जन्म हुआ था इनका, तो ये बुद्ध पूर्णिमा या जो है वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख के रूप में इसको जाना जाता है। तो याद हो गया आपको कब मनाया जाता है? ये वैसाख के माह में मनाया जाता है, गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे 2022 में। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन में दे रखे हैं प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम और विंध्य शक्ति और प्रभावती गुप्त। तो इनमें से कौन है जो वाकाटक राजवंश के संस्थापक तो थे? ये थे विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति थी। और वाकाटक जो राजवंश है ये मध्य भारत का माना गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी इस वंश की? 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने इस राजवंश की स्थापना की थी। विंध्य शक्ति का नाम वायु पुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। तो इनका नाम है या इनका नाम का उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? या तो वायु पुराण में मिलता है तथा अजंता लेख में भी इनका उल्लेख मिलता है। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मौलिक कर्तव्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको याद होने चाहिए। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया है? तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है या किस अनुच्छेद ने मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया है? तो ऑप्शन में दे रखा है 50A, 53A, 51A और 52A। तो इनमें से कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में है? तो ये है 51A में। किसमें है? 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। तो देखिए कब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन से भाग में है ये? भाग 4A में। कौन से में है? भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया था। मतलब कितने थे मूल संविधान में? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन से भाग में? भाग 4A में। और कौन सा अनुच्छेद है? 51A में 10 मूल कर्तव्यों को शुरुआत में जोड़ा गया था। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या 11 कर दी है। देखिए 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी कर दी है? बढ़ाकर 11 कर दी है। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 2002 में हुआ था, के द्वारा इसकी संख्या 11 कर दी है। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है। और मूल संविधान में कितने थे शुरुआत में? तो ये 10 मूल कर्तव्य थे। ये भी क्वेश्चन बने हैं कि वर्तमान में कितने हैं, शुरुआत में कितने थे, और कौन सा भाग है, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा संविधान संशोधन है। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। सारे के सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। इनको आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। मूल कर्तव्यों से इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनने वाला है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक कथक नर्तक और नर्तकी नहीं है? तो इनमें से कौन है जो कथक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में दे रखे हैं सितारा देवी, आनंद शंकर, शंभू महाराज और गोपी कृष्ण। तो इनमें से कौन है जो कथक से संबंधित नहीं है, जो कथक के नर्तक या नर्तकी नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है, कौन है? आनंद शंकर है। कौन है? आनंद शंकर है जो कथक से
संबंधित नहीं है। इसके अलावा ये सारे कथक से संबंधित नर्तक है। कौन कौन से हैं? सितारा देवी है, शंभू महाराज है, गोपी महाराज है, और जो ये कथक है एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन से राज्य का है? ये उत्तर प्रदेश का है। कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8 शास्त्रीय नृत्य है। इनमें से कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश में ये किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। और कथक के लोकप्रिय नर्तक कौन है? जो एग्जाम में बहुत बार बार इनसे क्वेश्चन बनता है, तो कौन है कथक के लोकप्रिय नर्तक? पंडित बिरजू महाराज। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पंडित बिरजू महाराज है ये कथक के लोकप्रिय नर्तक है। किसके है? कथक के है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, पुष्कर सिंह धामी कौन है? पुष्कर सिंह धामी जो मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने। कहाँ के है पुष्कर सिंह धामी? उत्तराखंड राज्य के क्या है? मुख्यमंत्री है, बने हैं, जो राजनीतिक दल से संबंधित है। देख लीजिए, राजनीतिक पार्टी का नाम पूछा गया है। किस राजनीतिक पार्टी से ये संबंधित है? कौन से राजनीतिक दल से ये संबंधित है? मतलब उत्तराखंड में कौन सी पार्टी कार्यरत है? जल्दी से आंसर बताइए। ये क्लास मैंने करवाई है। जितने भी भारतीय स्टेट है उनकी कैपिटल है, उनके मुख्यमंत्री कौन है, उनके राज्यपाल कौन है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, सारे के सारे करवाए हैं। कौन सी पार्टी कार्यरत है, कब इनकी स्थापना की गई थी। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2022 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में कौन सी पार्टी कार्यरत है या किस दल से ये संबंधित है। पुष्कर सिंह धामी है वो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। किस पार्टी से ये कार्यरत है? देखिए, ऑप्शन ए है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और सी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और डी है भारतीय जनता पार्टी। तो पुष्कर सिंह धामी है वो किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। जल्दी से आंसर बताइए, किससे है? ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। किससे है? भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है और शीतकालीन राजधानी कौन सी है। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून है। कौन सी है? शीतकालीन राजधानी है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैरसैंण। दोनों याद रखनी है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? ये है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह जी है वो यहाँ के राज्यपाल है। कौन है राज्यपाल? गुरमीत सिंह जी है। स्थापना कब की गई थी उत्तराखंड की? 9 नवंबर 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे लोकसभा सीट कितनी है? उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? 5 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 3 है। और विधानसभा सीट कितनी है उत्तराखंड की? ये है 70। कितनी है? 70 यहाँ की विधानसभा सीट है। राज्यसभा सीट 3 है, लोकसभा सीट 5 है। ये सारे आप लिख लीजिए, नहीं तो एग्जाम टाइम में भूल जाओगे। रोज एक राज्य को कवर करवाया जाता है, तो उसके बारे में ये इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक साथ आपको देखने को मिलते हैं। लिख लीजिए इनको, सारे राज्यों को एक साथ लिख लीजिए ताकि एग्जाम में रिवाइज करने में आपको दिक्कत ना आए। एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। कौन सी? शीतकालीन है। ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है। राज्यपाल यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। लोकसभा सीट यहाँ की 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, और विधानसभा सीट यहाँ की 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर थी, तो कितनी थी उस टाइम पे? जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे वास्तविक विकास दर कितनी थी? ये थी 7.6%। कितनी थी? 7.6%। और 10वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका कार्यकाल क्या था? ये 2002 से 2007 तक चली थी। कब से कब तक चली थी ये भी पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम पीरियड क्या था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? 2002 से 2007 तक ये योजना चली थी। इसका उद्देश्य क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुना करना। क्या था? प्रति व्यक्ति आय दुगुना करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है जनगणना 2011 के अनुसार
भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन करवाया था अभी 2 दिन पहले ही। सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, बड़े राज्य, उनका जनसंख्या घनत्व क्या है, सब बताया था। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्लास, जो प्रीवियस की जो क्लासें हमने इससे पहले की जो सेट है वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वो सेट भी देखिए। ये सारे एक दूसरे से लिंक है। इसके आगे की ही ऐसे ही क्वेश्चन लाए जाते हैं जो पहले करवा दिए हैं, उनसे आगे के आपके अगले शिफ्टों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर इसमें कुछ छूट गया है जनसंख्या वाले में कोई पॉइंट, तो वो आपको आगे के सेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो क्लासों से जुड़िए और क्लास को लास्ट तक देखा कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। देखिए सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, बताया था। सबसे अधिक आबादी है वो किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। 2011 की जनगणना थी, उसका क्रम क्या था? ये भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। और आजादी के बाद में ये 7वीं जनगणना थी। ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं कि आजादी के बाद में 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो ये आजादी के बाद में जो 2011 की जनगणना है ये 7वीं क्रम की थी और भारत की जो ये है ये 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो उपाधियों का अंत है वो किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। तो कौन सा है उपाधियों का अंत से संबंधित? कौन सा है ये है अनुच्छेद 18। कौन सा है? अनुच्छेद 18 है, ये उपाधियों के अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद 17 किससे है? अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। या अस्पृश्यता के अंत के बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ये अनुच्छेद 17 में किसके बारे में लिखा गया है? अस्पृश्यता के अंत के बारे में लिखा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 19 है, ये किससे संबंधित है? ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 19 से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 20 है वो किससे संबंधित है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित जो अनुच्छेद है ये है अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जल्दी से देखिए क्या होगा। क्वेश्चन में क्या है? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए। अहमद खान, बी है रूप सिंह, 3 नंबर पे ध्यानचंद और शहीद जाफर। तो इनमें से कौन है जो 1936 के बर्लिन ओलंपिक, कहाँ हुए थे ये बर्लिन ओलंपिक? ये बर्लिन में हुए थे। कब हुए थे? 1936 में हुए थे। उस टाइम तो जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसके कप्तान कौन थे? तो कौन थे? ये थे मेजर ध्यानचंद। कौन थे? ध्यानचंद है। वो 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक थे जो जर्मनी में आयोजित किए थे, जर्मनी के बर्लिन में इनका आयोजन किया गया था। उस टाइम पे कप्तान कौन थे भारतीय हॉकी टीम के? तो उस टाइम पे ये थे मेजर ध्यानचंद। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और ऐसे भी आपको याद रखना है कि टीम में, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो ये होते हैं टीम में 11 खिलाड़ी। तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है इसमें? 11 होती है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत बार करवा दिया है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए। काबुलीवाला, स्ट्रेट बर्ड्स, सत्यार्थ प्रकाश और गीतांजलि। तो बताइए
सत्यार्थ प्रकाश है, कौन सी सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और गीतांजलि है, ये किनके द्वारा लिखी गई थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए 1913 में इनको एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो इनको दिया गया था। कब? 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को। और आर्य समाज की स्थापना है वो किन्होंने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। कब? 1875 में मुंबई में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश है, ये इनकी पुस्तक है। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी कहाँ पे? मुंबई में 1875 में। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875। याद रखना है 1875 में। कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। सारे अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गीतांजलि किन्होंने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर को कब साहित्य का पुरस्कार दिया गया था? और 1913 में इनको साहित्य का पुरस्कार दिया गया था। कौन सी पुस्तक के लिए गया था? घुमा घुमा के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कब इसकी आर्य समाज की स्थापना की गई थी? ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ की गई थी? किन के द्वारा की गई थी? ये सारे इन्हीं में से आपको आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो क्लासों से जुड़िए, इस सीरीज से जुड़िए, आपके एग्जाम तक आपको सब याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या दे रखा है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है इनमें से जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से आंसर बताइए। कौन सा है? मैंने बताया है पहले की क्लासों में, आज फिर से है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर बताइए। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 148। तो इनमें से कौन सा है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 148। किसमें है? अनुच्छेद 148 में है। किसके बारे में है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 देखिए, इसमें क्या है? राज्यों के राज्यपाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ये है 153। क्या है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसके उल्लेख है वो किसमें है? 153 में किया गया है। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 158 है, इसमें क्या है? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें होगी उसका अनुच्छेद 158 में उल्लेख किया गया है। और राज्यों में एक राज्यपाल का पद होगा, इसका अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 160 है, इसमें क्या है? देखिए, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। क्या है? कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 160। तो सारे इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 148, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकता है। तो किससे संबंधित है 148? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। लुई नगाइनी कौन सा है? लुई नगाइनी किस राज्य के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये कौन से राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? कौन सा है? लुई नगाइनी कौन से राज्य का है? ऑप्शन देखिए, अरुणाचल प्रदेश का है, असम का है, सिक्किम का है या मणिपुर का है? तो कौन से राज्य के लोगों के द्वारा जब बीज बोने के उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है? तो ये मणिपुर के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। कौन सा है? लुई नगाइनी है। इसके अलावा मणिपुर के और कौन कौन से प्रमुख उत्सव है वो भी देख लीजिए। लाई हरोबा वेरी इंपॉर्टेंट, कांग महोत्सव, हिरकू हिंडोगमा और कूट महोत्सव, संगाई महोत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संगाई महोत्सव, निकोल चाकौबा चुम्बा महोत्सव, रमजान और गेंग नगाई। क्या है? गेंग नगाई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है संगाई महोत्सव, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये देखिए मणिपुर के उत्सव है, लिख लीजिए इनको, इन्हीं में से आपको मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 का ये क्वेश्चन है। तो इनमें से आपके सामने फिर से आपको ये उत्सव देखने को मिल सकते हैं।
ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। लोक नृत्य और उत्सव में यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में को अधिक महत्व दिया गया था, इनमें से किसको सबसे अधिक महत्व दिया गया था? जो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी तो किसको अधिक महत्व दिया गया था इनमें? पहला है आत्मनिर्भरता को, दूसरा आधुनिकरण को, तीसरा हिस्सेदारी को और निर्यात वृद्धि को। तो इनमें से किस पर अधिक महत्व दिया गया था? किसको दिया गया था? जो प्रथम जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया था। किसको दिया गया था? आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनमें से कौन सा है जो कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा तंत्र है जो अपशिष्ट को निपटाता है? तो देखिए, एक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानियां और राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या होगा? ये लाइसोसोम है। कौन सा है? लाइसोसोम है जो कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। कौन सा है? अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम में क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा जाते हैं या पचा जाते हैं। क्या करते हैं? ये अपनी ही कोशिका को खा जाते हैं। तो ये क्या है? पाचक एंजाइम होते हैं और ये अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा जाते हैं या ये पचा लेते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए आज के 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? अपना स्कोर चेक कीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इसको और इम्प्रूव कीजिए, क्लासों से जुड़िए, क्लासों को देखते रहिए। ये आपके एग्जाम तक बिल्कुल आपके लिए एकदम अच्छे से याद करवा देंगे, अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी। सारे क्वेश्चन एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके, जीएस और करंट अफेयर का यही लेवल रहने वाला है। तो आप क्लासों से जुड़िए, ये क्लासें आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल हेल्प करने वाली है। एग्जाम का फॉर्म आया हुआ है तो उसको आप टाइम से भर देना, ज्यादा लेट मत करना। लास्ट में जो साइट बिजी होती है तो नहीं भर पाओगे, तो अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दो और क्लासों से जुड़िए। आपका एग्जाम है वो 20 फरवरी से होने वाला है, लेट नहीं होगा। तो क्लासों को जुड़िए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।